नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। दिल्ली के विज्ञान भवन में सीएम और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश में व्यापक काम हो रहा है। इसमें राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सीजीआई ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। Be mindful of the Lakshmana Rekha. The judiciary would never come in the way of governance if it is in accordance with law. We share your anxiety and concern regarding the welfare of the people. However, at the head of the judiciary, Indian judiciary, I shall attempt to present a broader picture about the judiciary as a whole and highlight the issues that are affecting the system. The 140 crore strong population of the world's largest democracy is bound to test its judiciary. No other constitutional court in the world hears such a wide range of issues in which large number. The situation was foreseen by the first Chief Justice of India, Justice Hiralal Kanya, who had once said, I quote, "This court would be called upon to discharge its duties as perhaps no other court has so far been called upon to do so," unquote. I would like to begin with the identifying few contributing factors for docket explosion in the Indian scenario. If a Tahsildar acts upon a grievance of a farmer regarding land survey or a ration card, the farmer would not think of approaching the court. If a municipal authority or a Gram Panchayat discharges its duty properly, the citizens need not look to courts. If revenue authorities acquire land through due process of law, the courts would not be burdened by land disputes. Apparently, these cases account to 66% of pendency. It is beyond my understanding as to why interdepartmental disputes of the governments or fights between public sector undertakings and the governments end up in courts. If service laws are applied fairly in matters of seniority, pension, and so on, no employee will be compelled to go to courts. It is well known and acknowledged fact that government are the biggest litigants. According to the statistics, it is nearly 50% of the cases. If police investigates properly, fairly, if illegal arrests and custodial torture comes to an end, then no victim will have to approach the courts. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंचे, जहां सुबह पीएम मोदी के संबोधन कार्यक्रम में वो शामिल हुए।
उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिला, ये काफी उत्साहित था। इस दौरान उन्होंने बिजली संकट पर कहा कि हम बिजली संकट पर लगातार काम कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से हमने बिजली की व्यवस्था को ठीक किया है। आप ही लोग पूछ लीजिए क्या बोल रहे हैं। आज आप एक प्रोग्राम में आए थे, क्या आपको लगता है कि इस कार्यक्रम के जरिए जो न्यायपालिका और विधायिका में सामंजस्य की हमेशा से बातें कही जाती हैं वो बेहतर हो सकेंगी? हाँ, निश्चित रूप से ये बहुत ही सकारात्मक सबका सम्मेलन था, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभी को मार्गदर्शन मिला, वहाँ से उनका उद्बोधन मिला। जुडिशरी और कार्यपालिका दोनों के बीच इतना अच्छा समन्वय हो, अच्छा बेहतर संबंध हो, उसके संबंध में चर्चा हुई। और चूँकि उत्तराखंड राज्य में हमारा काम अच्छा चल रहा है और जो अवस्थात्मक विकास है लगातार चल रहा है, वहाँ पर 13 जिलों के अंदर हमने नई व्यवस्था जुडिशरी के साथ मिलकर की है कि ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं या कोर्ट तक नहीं पहुँच सकते, उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके बयान दर्ज हो सकते हैं, वो सीधे कोर्ट में डायरेक्टली बात कर सकते हैं, सीधे लाइव हो सकते हैं। ये व्यवस्था करने वाले हम उत्तराखंड पहला राज्य है देश का। ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं हमने की। हमने कहा है कि हम जुडिशरी के साथ जो भी जनता के हित में सब काम करेंगे। सर, अगर गैर हिंदू 4 धाम यात्रा पर जाएंगे तो क्या उनका सत्यापन होगा, ऐसी कोई बात है? देखिए, हमने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर हम वेरिफिकेशन ड्राइव चलाएंगे और हमने उसको चलाना शुरू कर दिया है। चूँकि उत्तराखंड धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है, हिमालय का प्रदेश है, गंगा का प्रदेश है, साथ में दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, एक शांत प्रदेश है। वहाँ की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी थी। कई बार ये चीज़ें आई हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पर आ गए हैं जो कहीं पर किसी ने कोई कानून व्यवस्था खराब की होती है, कहीं पर कोई घटना की होती है, किसी के ऊपर गुंडा एक्ट लगी है, किसी के ऊपर रासुका लगी है, लेकिन यहाँ पर गुमनामी का जीवन जीकर कुछ न कुछ करना शुरू करते हैं। अचानक कोई काम ऐसा करते हैं जिससे कि अशांति फैल जाती है, कानून व्यवस्था खराब हो जाती है। या आगे से कानून व्यवस्था खराब ना हो, ऐसे लोगों के लिए उत्तराखंड कोई ऐसा और आराम भरा नहीं है। तो इनके लिए हमने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई। इसमें कई संदिग्ध जो है सामने आए हैं और हम इसको सख्ती से चलाएंगे। पटियाला में हिंसा के बाद से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर बयान दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। पंजाब में जो लोग भी पंजाब की शांति को भंग करेंगे उन सब के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पंजाब की शांति को किसी को भी बिजली की दिल्ली के अंदर अभी तक हम लोगों ने बिजली की स्थिति को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन ये पूरे देश की समस्या है। पूरे देश के अंदर इस वक्त बिजली कोयले की कमी की वजह से हो रहा है और मैं समझता हूँ कि सबको इस पे कोई राजनीति की बात नहीं है, सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना। पटियाला में हिंसा के बाद से तनाव बढ़ गया है। पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और इस बीच पंजाब के वित्त मंत्री ने लोगों से शांति की अपील की है। पटियाला ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ और पंजाब ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ शांति। देश को आज नया 29वां आर्मी चीफ मिल गया है। मनोज नरवणे के रिटायर होने के बाद इंजीनियर बैकग्राउंड से आए जनरल मनोज पांडे ने नए चीफ की कमान संभाल ली है और अब तक कैसा रहा उनका करियर, कौन कौन सी उपलब्धियां उन्होंने अभी तक हासिल की हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मनोज पांडे बने देश के नए आर्मी चीफ।
नए आर्मी चीफ मनोज पांडे ने संभाला पद। एमएम नरवणे ने मनोज पांडे को सौंपी कमान। देश को आज नया सेना प्रमुख मिल गया। जी हां, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने नए थल सेना प्रमुख के तौर पर पदभार संभाल लिया है। उन्होंने एमएम नरवणे की जगह ली और अब वो देश के 29वें थल सेना प्रमुख बन गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब सेना की इंजीनियर कोर के किसी अधिकारी ने थल सेना की कमान संभाली हो। आपको बता दें कि इससे पहले मनोज पांडे 28 बार पैदल सेना, तोपखाना और बख्तरबंद रेजिमेंट के अधिकारी लेवल के 13 लाख कर्मियों वाली थल सेना के प्रमुख भी रहे हैं। यही नहीं, मनोज पांडे इसी साल 1 फरवरी को थल सेना के उप प्रमुख बनने से पहले वो थल सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व भी कर चुके हैं। उन्होंने अपने बेहतरीन करियर में कई अहम पदों पर सेवाएं दी हैं और कई इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों में भाग लिया है। वो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान नियंत्रण रेखा के पास एक इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभाल चुके हैं और उन्हें पश्चिमी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में एक पर्वतीय डिवीजन और पूर्वोत्तर में एक कोर की भी कमान संभालने का अनुभव है। उनका यही अनुभव आने वाले समय में देश के लिए एक मजबूत ढाल का काम करेगा। 39 साल के सैन्य करियर में मनोज पांडे ने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए नागपुर के रहने वाले और देश के दुश्मनों को शिकस्त देने वाले नए आर्मी चीफ कौन हैं, आपको बताते हैं। जानिए कौन है नए आर्मी चीफ। नागपुर के रहने वाले मनोज पांडे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अधिकारी हैं। 39 साल के सैन्य करियर में मनोज पांडे ने कई जिम्मेदारियां निभाई। मनोज पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं जो सेना अध्यक्ष बने हैं। आर्मी चीफ पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में नियुक्त किया गया था। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान इंजीनियर रेजिमेंट की कमान उन्होंने संभाली। पश्चिमी थिएटर में इंजीनियर ब्रिगेड, एलओसी पर पैदल सेना ब्रिगेड की कमान संभाली। मनोज पांडे ने लद्दाख सेक्टर में पर्वतीय डिवीजन और उत्तर पूर्व का जिम्मा भी संभाला। पूर्वी कमान का कार्यभार संभालने से पहले मनोज पांडे अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ थे। ईस्टर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर रह चुके मनोज पांडे के नए आर्मी चीफ बनने के बाद यह माना जा रहा है कि उनके पद संभालने के बाद सैन्य विभाग को भी इसका फायदा मिलेगा, जिसका असर पूरे थल सेना विभाग में मुंबई में हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तार हुई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद अब सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इससे पहले सांसद नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि वो सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। इसके बाद शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नवनीत राणा के खिलाफ प्रदर्शन किया था। कोर्ट में नवनीत राणा के वकील ने तमाम दलीलें भी दी। अखिलेश के साथ मतभेदों के बीच यूपी में आजम की डिमांड बढ़ चुकी है। हर कोई आजम से मिलना चाहता है, उनका दर्द बांटना चाहता है, लेकिन क्यों अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आजम की याद सबको सताने लगी? आजम तो पिछले 2 साल से जेल में बंद है, तब से ये सब कहां थे? कई नेताओं के बाद अब ओपी राजभर ने आजम से मुलाकात का समय मांगा है। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की राजनीति का हॉट केक बन चुके आजम खान से मुलाकातों का दौर चल रहा है और अब चर्चा है कि सुभाषपा अध्यक्ष भी अब आजम से मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों के बाद राजनीतिक गलियारों में तमाम कयासों का दौर चल रहा है कि आखिर अब यूपी की राजनीति में क्या बदलेगा।
सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक आजम असल में सपा की साइकिल के मुस्लिम ध्वजवाहक रहे हैं। बदलते सियासी माहौल में आजम खान प्रदेश की सियासत का हॉट केक बन गए। अखिलेश यादव से अनबन की खबरों के बीच जेल में आजम खान से मिलने के लिए नेताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। एक सवाल जो इस वक्त सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चल रहा है कि सियासी दलों के नेता लखनऊ से सीतापुर की दौड़ आखिर क्यों लगा रहे हैं और हर कोई आजम खान से मुलाकात क्यों करना चाहता है। जवाब है कि सभी अपने सियासी समीकरणों को साधने की जुगत में हैं। हर कोई आजम के सहारे अपनी सियासी जमीन यूपी में मजबूत करना चाहता है। यही कारण है कि शिवपाल यादव, प्रमोद कृष्णम के बाद अब ओपी राजभर ने आजम से मिलने का समय मांगा है। ऐसा नहीं है कि सपा नेताओं ने आजम से मुलाकात की कोशिश नहीं की, लेकिन आजम ने तबीयत खराब का हवाला देकर मुलाकात से इनकार कर दिया। आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए। सन्यासी का हृदय विराट होता है। उनकी हुकूमत में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म होना ये अपने आप में अन्याय है। मिले आप, क्या बात हुई? क्या आप? मैं उनसे मिला, काफ़ी देर उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। गीता न्याय का ग्रंथ है, सत्य का ग्रंथ है और अधर्म पर धर्म की जीत का ग्रंथ है। आजम खान साहब ने उनसे अच्छे संबंध हैं। वो हमारे आश्रम कल्की धाम भी आते थे। आज वो संकट में है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका हालचाल जानने के लिए आऊं। इसीलिए मैंने जिला प्रशासन से, जेल प्रशासन से उनसे मिलने की अनुमति मांगी थी। जेल प्रशासन ने मुझे उनसे मिलने का मौका दिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उन पर जुल्म, अत्याचार और अन्याय करने का काम कर रही है। सर, आपसे पहले शिवपाल जी आके चले गए, कहीं सपा ने देर तो नहीं कर दी आने में? नहीं, हम लोग पहले भी उनसे मिले हैं और 2 बार कोरोना काल में उनको कोरोना हुआ और वो लखनऊ में भर्ती रहे आईसीयू में, तब भी हम लोग उनसे वहाँ मिलने के लिए गए। लगातार हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आजम खान साहब को जेल से रिहा किया जाए। इतनी खराब हालत होने के बाद भी, बीमार होने के बाद भी सरकार ने उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं और 26 महीने से अधिक समय से आजम खान साहब जेल के अंदर बंद हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज़ दबाई जाए। विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने का ये सरकार काम कर रही है और लगातार मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ये सरकार काम कर रही है। आपने देखा कि कैसे बरेली में सपा के एक विधायक का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, शाहजहांपुर में एक सपा के विधायक का मकान गिरा दिया गया और ऐसे ही पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन, जुल्म, अन्याय और तानाशाही से काम कर रही है। लगता है प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा हुआ है। हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं, आजम खान साहब और हम आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। उस समय 20 महीने में रहे थे, आज 26 महीने से आजम खान जेल के अंदर बंद हैं। तो लगता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। सर एक मिनट, एक चीज ये है, आज जेल से रिहा हुए एक बाबा बजरंग मुनि, उन्होंने आजम खान और सीओ सिटी पर 2 करोड़ रुपए लेकर उनकी हत्या का आरोप लगाया है। देखिए, भारतीय जनता वो जानते हैं कि किस तरीके का बयान देते हैं और हम लोगों को शंका ये है कि आजम खान साहब की कहीं जेल में हत्या न कर दी जाए। और जो है भाजपा की सरकार जो है लगातार दमन करने का काम कर रही है, जुल्म करने का काम कर रही है। हम लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष। क्या आजम खान बीजेपी आज कौन आया है प्रतिनिधिमंडल में आपके? नजदीक जा रहे हैं? नहीं, आजम खान साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के
विधायक हैं, नेता हैं, अभी चुनाव विधानसभा के हुए वो जेल के अंदर बंद रह करके यहाँ पर चुनाव जीतने का उन्होंने काम किया है। और अखिलेश यादव जी उनके चुनाव क्षेत्र में उनके लिए वोट मांगने के लिए गए थे। देखिए, यहाँ के बाद जाने के बाद हम मुख्यमंत्री जी से भी समय लेंगे और मुख्यमंत्री से भी आजम भाई की बात को रखेंगे। मुख्यमंत्री संत हृदय अगर है तो इस पर जरूर विचार करेंगे और आजम भाई की सभी बातों को हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। क्या लगता है जल्द रिहाई हो जाएगी? क्या लगता है जल्द रिहाई हो जाएगी? गोपाल जी रिहाई के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सभी में बेल हो ही चुकी है, केवल एक बचा हुआ, उसकी भी बहस हो चुकी है, तो उसे तो बहुत जल्दी उस पर निर्णय करना चाहिए। राजभर ने आजम से मुलाकात का समय मांगा तो एक बार फिर से आजम चर्चाओं में हैं, लेकिन सवाल ये कि राजभर किस हैसियत से आजम खान से मिलने जेल जा रहे हैं? क्या राजभर अखिलेश के दूध बनकर जा रहे हैं या फिर राजभर आने वाले वक्त में यूपी में बनने वाले किसी मोर्चे की संभावनाओं को लेकर मुस्लिमों के बड़े नेता आजम खान से मिलना चाहते हैं? जब भी नेताओं से पूछा जाता कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है, तो हमेशा एक ही जवाब मिला कि इस मुलाकात का सियासत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए कि आजम खान 2 साल से जेल में बंद हैं। 2 साल से तन्हाई में समय काट रहे आजम की अब तक किसी को याद नहीं आई, लेकिन अब सबको आजम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने छत्तीसगढ़ वासियों को सौगात देते हुए कहा कि 1 मई से मितान योजना का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द सरकारी सेवा प्रणाली का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि अब सबको घर बैठे सारी सुविधाएं दी जाएंगी। डिजिटल माध्यम से सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। दरअसल भूपेश बघेल राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे, जहां सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा का अभिवादन भी किया। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, सुनिए। अभी मांग कर रहे हैं लोग कि लाउड स्पीकर होना चाहिए। अरे छोड़िए ना, इथेनॉल का बात करिए, सब बेकार कीजिए। अब बिहार में हम लोगों का जो व्यू है जानते नहीं है। हम लोग किसी भी धर्म के पक्ष में कोई हस्तक्षेप करते हैं, सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।